Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। दोस्तों आज हम आपके लिए मोटिवेशन में फाइनेंशियल मोटिवेशन, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, इसके साथ साथ डायरेक्शन और सुपरविज़न से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है। यहाँ पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, मतलब इनमें से कौन सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन नहीं है। तो याद रखिए एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन 5 होते हैं, जिनमें से आपको 3 यहाँ दिए गए हैं और 2 एक्स्ट्रा जो होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो मोटिवेशन आपका एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन होता है, मतलब एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन में मोटिवेशन शामिल होता है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन भी एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन है, जिसको हम कहें निर्देशन का एक तत्व है। और सुपरविज़न जिसको हम परिवीक्षण कहते हैं वो भी आपका एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन है। लेकिन क्या आपका एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन नहीं है तो डेलीगेशन आपका क्या नहीं है, डेलीगेशन आपका एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन नहीं है, मतलब निर्देशन का एक तत्व नहीं है। हस्तांतरण यानी जिसको हम डेलीगेशन कहते हैं ये निर्देशन का तत्व नहीं है। तो आपके पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि 5 एलिमेंट होते हैं डायरेक्शन के। इनमें 5 में से 3 यहाँ मेंशन है, जिसमें एक मोटिवेशन है, दूसरा आपका कम्युनिकेशन है, तीसरा सुपरविज़न है, चौथा आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन और 5वां आपका पर्टिकुलर हो जाएगा कम्युनिकेशन, जो कि यहाँ दिया है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला आपका क्या हो जाता है, मोटिवेशन हो जाता है। दूसरा आपका पर्टिकुलर क्या आ जाता है, तो कम्युनिकेशन आ जाता है। तीसरा आपका आ जाता है सुपरविज़न। चौथा आपका आ जाता है कोऑर्डिनेशन और 5वां आ जाता है लीडरशिप। तो याद रखिए ये 5 आपके एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन हैं, जो कि डायरेक्शन में क्या होते हैं, निर्देशन में शामिल होते हैं। और 5वां भी हमने आपको बताया लीडरशिप, जिसको हिंदी में हम नेतृत्व कहते हैं। तो याद रखिए क्वेश्चन यहीं से जनरेट होते हैं कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन क्या है और क्या नहीं है। तो इन 5 पॉइंट को आपको याद रखना है। अब जैसा कि अभी हमने आपको बताया ये एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन के बारे में, ये आपके सिलेबस में भी बिल्कुल डायरेक्ट दिया है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जनरेट होने के पूरे चांस हैं। अब एक हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। द मोटिवेशन थ्योरी विच क्लासीफाई नीड इन हायरार्कियल ऑर्डर इन डेवलप्ड बाय। तो बताइए मोटिवेशन की थ्योरी वो जिसमें नीड की हायरार्की बताई गई है, मतलब आवश्यकताओं को क्रमानुसार बताया गया है, वो किसने डेवलप किया है, तो वो अब्राहम मास्लो ने डेवलप किया है। अब्राहम मास्लो ने एक बात कही थी कि मैन इज़ अ वांटिंग एनिमल, वन नीड इज़ सेटिस्फाइड देन सेकेंड नीड इज़ अराइजन, मतलब एक आवश्यकता की पूर्ति होने पर इंसान दूसरी आवश्यकता की तरफ लग जाता है, मतलब एक आवश्यकता जैसे ही उसकी पूरी होती है वो दूसरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लग जाता है। और मैन इज़ अ वांटिंग एनिमल। तो इसको हम समझ लेते हैं कि ये नीड थ्योरी कब आई। तो नीड थ्योरी अब्राहम मास्लो ने दी है और इसके संबंध में ये ईयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1943 में अब्राहम मास्लो ने नीड की हायरार्की थ्योरी दी और इसमें बताया कि एक नीड जब इंसान की पूरी हो जाती है तो वो दूसरी नीड को पूरा करने में लग जाता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम इसमें बताने वाले हैं कि नीड थ्योरी में कितनी स्टेज हैं, आपसे पूछा जाएगा। तो नीड थ्योरी में कितनी स्टेजेस बताई गई हैं, तो 5 स्टेज नीड थ्योरी में बताई गई हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि टॉप में क्या आता है और बॉटम में क्या आता है, तो जल्दी से हम इस शॉर्ट में आपको बता देते हैं। तो ये आपका जो बॉटम है, इस बॉटम में जो नीड आती है वो फिजियोलॉजिकल नीड आती है, जिसको हम शारीरिक आवश्यकता कहते हैं। तो शारीरिक आवश्यकता जो है वो इसके बॉटम में आती हैं। तो शारीरिक आवश्यकता आप याद रखिए कहाँ आती है, इसके बॉटम में आती है। सॉरी फॉर इंटरप्ट।
अब हम आपको बता रहे थे कि मास्लो की जो नीड थ्योरी है, इस नीड थ्योरी में पर्टिकुलर आपकी कितनी स्टेज होती हैं, 5 स्टेज होती हैं। और इन 5 स्टेज में ये पूछा जाता है कि सबसे पहले जो बॉटम लेवल पर नीड है, जो निम्न स्तर की नीड है, वो क्या होती है। तो शारीरिक जो आवश्यकताएं होती हैं, यानी जिसको हम फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं, वो आपकी शारीरिक आवश्यकताएं ये निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं। और ये पूछा जाता है कि सबसे उच्च स्तर की आवश्यकताएं क्या हैं। तो उच्च स्तर की आवश्यकताओं में अब्राहम मास्लो ने किसको रखा है, तो वो कहलाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहलाती है, जिसको हम आत्म संतुष्टि की आवश्यकता कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आत्म संतुष्टि की आवश्यकता कहते हैं। तो इसको आप याद रखिए। आपसे पूछा जाता है कि टॉप लेवल पर अब्राहम मास्लो ने किसको रखा है, तो आत्म संतुष्टि की आवश्यकता को रखा है, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। और बॉटम लेवल पर किसको रखा है, तो बॉटम लेवल पर अब्राहम मास्लो ने फिजियोलॉजिकल नीड्स को रखा है, जिसको हम शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं। तो ये 5 स्टेज हैं और इन 5 स्टेज को सही क्रम में जमाने को भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जा सकता है, ये अब्राहम मास्लो ने नीड थ्योरी कब जो है वो डेवलप की, तो 1943 में डेवलप की। तो ये याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है। तो वित्तीय प्रोत्साहन क्या है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा, जिसमें लिखा है स्टॉक इंसेंटिव, यानी कि रहतिया प्रोत्साहन आपका फाइनेंशियल मोटिवेशन है, जबकि आपका प्रमोशन नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। जॉब सिक्योरिटी आपका नॉन फाइनेंशियल है और कर्मचारियों की भागीदारी भी आपका नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि रहतिया प्रोत्साहन जो है वो आपका वित्तीय प्रोत्साहन है, मतलब फाइनेंशियल मोटिवेशन है। इसके अलावा बाकी जो 3 दिए हैं वो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन अगर फाइनेंस बेसिस पर देखा जाए तो क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है, एक नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है, जिसको हम इकोनॉमिक मोटिवेशन और नॉन इकोनॉमिक मोटिवेशन, या जिसको हम मॉनेटरी मोटिवेशन और नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन कहते हैं। अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो एक अलग नज़रिए में हमें मोटिवेशन 2 तरह का मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा, मतलब धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, जिसको हम सकारात्मक और नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं, संप्रेषण से आपको दिया गया है, कम्युनिकेशन से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्या हिस्सा नहीं है, तो डिकोडिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस में आता है, एनकोडिंग भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में आता है, चैनल भी किस में आता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में आता है, और रिसीवर और सेंडर भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में आते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन में खुद कम्युनिकेशन नहीं आता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th क्वेश्चन का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर और आगे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि डायरेक्शन से रिलेटेड है। चलिए अब हम डायरेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डायरेक्शन के क्या तत्व हैं, अभी हमने आपको बताए थे कि डायरेक्शन यानी कि निर्देशन के 5 तत्व हैं, जिसमें अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन आता है, कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण या संचार आता है, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप आती है, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन भी आता है। तो ये सभी जो हैं वो क्या हैं, निर्देशन के तत्व हैं या निर्देशन के घटक हैं, जिनको हम एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर निर्देशन के संबंध में क्या सत्य नहीं है, तो निर्देशन के संबंध में क्या सत्य नहीं है, तो निर्देशन के संबंध में ये सी पॉइंट सत्य नहीं है कि इसका संबंध केवल शीर्ष प्रबंध से होता है, मतलब टॉप मैनेजमेंट से। तो डायरेक्शन जो है वो हर लेवल पर ज़रूरी होता है और हर लेवल पर लोगों को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ जहाँ सब ऑर्डिनेट होंगे उन सबको डायरेक्शन दिया जाएगा और हर लेवल पर सब ऑर्डिनेट होते हैं, इसलिए हर लेवल पर किसकी ज़रूरत होती है, हर लेवल पर ज़रूरत होती है डायरेक्शन की, निर्देशन की। तो इसकी आवश्यकता केवल शीर्ष स्तर पर नहीं है बल्कि मध्यम स्तर और मध्यम प्रबंध के द्वारा भी ये किया जाता है और निम्न
स्तरीय प्रबंध के द्वारा भी ये किया जाता है, मतलब इसकी आवश्यकता प्रबंध के हर स्तर पर है, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। तो निर्देशन का क्या सिद्धांत नहीं है? अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षक का सिद्धांत निर्देशन का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर प्रत्यक्ष लिखा होता तो ये प्रत्यक्ष जो पर्यवेक्षक का सिद्धांत है वो सिद्धांत निर्देशन का सिद्धांत होता, लेकिन अप्रत्यक्ष लिखा गया है, मतलब इनडायरेक्ट सुपरविज़न। तो आप बताइए डायरेक्शन के अंतर्गत आने वाला सुपरविज़न जो है वो क्या होना चाहिए? तो डायरेक्ट होना चाहिए, ये इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, और यहाँ नहीं पूछा गया है, इसलिए अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षक का सिद्धांत यहाँ क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निर्देशन द्वारा संभव होता है। निर्देशन किसके द्वारा संभव होता है? तो निर्देशन यानी कि डायरेक्शन कब पॉसिबल होता है? तो डायरेक्शन तब पॉसिबल होता है जब हम योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, मतलब हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान करते हैं। जब भी हम प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम अपनी बनाई गई योजनाओं को जब लागू करेंगे तो हमें निर्देश देने की आवश्यकता होगी। तो निर्देशन कब संभव होगा? तब योजनाओं का जब क्रियान्वयन होगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग होगा, तो फिर डायरेक्शन भी क्या होगा? पॉसिबल होगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी गैर वित्तीय प्रेरणा का रूप नहीं है, मतलब कौन सी जो है वो यहाँ नॉन फाइनेंशियल जो है मोटिवेशन नहीं है। तो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है। तो आप देखिए, कार्य की दशाएं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है, मतलब गैर मौद्रिक अभिप्रेरणा है। ये कार्य संतुष्टि भी गैर मौद्रिक अभिप्रेरणा है, और पदोन्नति भी गैर मौद्रिक अभिप्रेरणा है, जिसको हम गैर वित्तीय अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ये तीन आपकी नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है, जिसमें मुद्रा का कोई रोल नहीं है, जिसमें मुद्रा का कोई काम नहीं है, लेकिन अर्जित अवकाश का नकदीकरण, जिसको हम इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव कहते हैं, ये तो मुद्रा के रूप में होता है। तो ये आपका मौद्रिक अभिप्रेरणा है, और पूछा भी यही गया था कि कौन सी गैर वित्तीय प्रेरणा का रूप नहीं है। तो गैर वित्तीय प्रेरणा का रूप क्या नहीं है? ए नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मोटिवेशन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फिफ्थ क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अब कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स ले लेते हैं, तो इनसे भी हमारी कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाती है। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है? तो कर्मचारी जो हमारे अंडर में हैं, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इस प्रकार की देख रेख को हम क्या कहते हैं? तो पर्यवेक्षण कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? पर्यवेक्षण हो जाएगा। तो इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? सुपरविज़न। जब भी हम अपने सबऑर्डिनेट को काम करता हुआ देखेंगे कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी निगरानी करने का काम पर्यवेक्षण कहलाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर्यवेक्षण। फिर इसके बाद श्रमिकों को उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित करना। तो काम करने के लिए प्रेरित करना मतलब इंस्पायर करना, उनके मनोबल को इंक्रीज़ करना, उनके मोरल को बढ़ाना, ये क्या कहलाता है? तो ये मोटिवेशन कहलाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा हो जाएगा। इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का क्षेत्र क्या होता है? तो आपको पता है कि मोटिवेशन जो है वो बहुत ही वाइड होता है। तो यहाँ क्षेत्र उसका कैसा होगा? उसका एरिया जो है वो व्यापक होगा, जिसको हम कहें कि बहुत वाइड होता है। मार्शल के अनुसार व्यवसाय क्रिया के लिए सबसे प्रेरणादायक घटक क्या है? तो मार्शल ने जो बताया है वो सबसे प्रेरणादायक घटक इसको बताया है वेतन या मजदूरी को बताया है। मतलब एक व्यक्ति अपनी सैलरी से, एक व्यक्ति अपनी लेबर का जो पेमेंट होता है जिसको हम वेजेस कहते हैं, उस वेजेस से ज़्यादा क्या होता है? इंस्पायर होता है। अगर ज़्यादा मजदूरी जहाँ मिलेगी वो वहाँ काम करने लगेगा। और हमेशा हर व्यक्ति एक जगह से स्विच क्यों करता है? जब किसी जगह पर उसको फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं मिलता और फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो यानी कि सैलरी उसकी नहीं बढ़ती, तो वो वहाँ से काम छोड़कर दूसरे के चला जाता है। और मार्शल ने भी यही कहा है कि एक व्यवसाय क्रिया के लिए सबसे प्रेरणादायक घटक क्या है? तो मजदूरी या वेतन को उन्होंने सबसे प्रेरणादायक मतलब सबसे ज़्यादा इंस्पायरेबल या मोटिवेशनल फैक्टर बताया है। फिर ये कौन बताता है कि विशेष परिस्थितियों में क्या करना है और क्या नहीं करना है? तो ये जो बताते हैं वो पर्यवेक्षक बताते हैं। पर्यवेक्षक का मतलब क्या होता है? पर्यवेक्षक जो है
पर्यवेक्षक जो है वो ये बताते हैं पर्टिकुलर कि क्या करना है, विशेष परिस्थितियों में क्या नहीं करना है। तो यहाँ राइट आंसर आपका फिफ्थ का क्या हो जाएगा, पर्यवेक्षक हो जाएगा, जिसको हम सुपरवाइज़र कहते हैं। सुपरवाइज़र उस सिचुएशन को बताते हैं कि क्या करना है तथा उसे किस तरीके से करना है और विशेष परिस्थितियों में आपको क्या करना है। ये काम पर्यवेक्षक का है, क्योंकि लेबर के ऊपर कौन होते हैं, लेबर और फोरमैन के ऊपर पर्यवेक्षक होते हैं। अब अगले क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस बता देते हैं कि अभी राखी यानी कि रक्षाबंधन का एक ऑफ़र चल रहा है, जिसमें हम काफ़ी डिस्काउंट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हमारे कोर्स को लेना चाहते हैं और डिस्काउंट ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें और डिस्काउंट ऑफ़र की पूरी जानकारी हमसे ले लें। इसके साथ ही साथ हम जो कोर्स में प्रोवाइड अभी कर रहे हैं, इसमें हमने व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर 2 ग्रुप बना रखे हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो जिन लोगों ने भी उस व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें और जल्दी से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब हम जल्दी से आपको बता देते हैं स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन है कि द एलिमेंट दैट मेक्स सुपरविज़न इफेक्टिव। तो सुपरविज़न किससे इफेक्टिव बनता है, लीडरशिप क्वालिटी से भी बनता है, फिर ऐसी वर्किंग कंडीशन क्रिएट करने से बनता है ताकि आपकी सबॉर्डिनेट जो है वो काम करने के लिए मोटिवेट हों, और आपके टेक्निकल और मैनेजरियल नॉलेज से भी क्या होता है, आपका सुपरविज़न यानी पर्यवेक्षण जो है वो प्रभावशील बनता है। तो यहाँ आपका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब इन तीनों चीज़ों से आपका पर्यवेक्षण जो है वो क्या होता है, आपका पर्यवेक्षण बहुत ही प्रभावशील होता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया है मोटिवेशन इज़ नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब मोटिवेशन किस से कैरेक्टराइज्ड नहीं होता। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ दी कॉजेज़ ऑफ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, मतलब मानव संतुष्टि जो होता है उससे कोई भी मानव संतुष्टि जो है वो कारण नहीं हो सकता मोटिवेशन के द्वारा। फिर इसके बाद आगे अगला पॉइंट हो जाएगा द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल मोटिवेशन इज़। तो मोटिवेशन का जो फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है, जिसको हम वित्तीय अभिप्रेरणा कहते हैं, वो वित्तीय अभिप्रेरणा का क्या क्या रूप हैं। तो पेंशन भी पैसे के रूप में मिलती है, न रुपये में मिलती है। डिविडेंड लाभांश भी क्या मिलता है, रुपए के रूप में मिलता है, और वेजेस भी रुपए के रूप में मिलता है। तो ये तीनों का संबंध मॉनेटरी हैं, और ये तीनों मॉनेटरी होने की वजह से ये तीनों क्या हो जाएंगे, फाइनेंशियल मोटिवेशन हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही यहाँ क्या हैं, फाइनेंशियल मोटिवेशन है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे स्क्रीन पर और क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब ये क्वेश्चन सुपरविज़न से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। पर्यवेक्षक को प्रभावी बनाने वाला कौन सा तत्व है। तो पर्यवेक्षक को प्रभावी बनाने वाले तत्व नेतृत्व के गुण होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, सौहार्दपूर्ण वातावरण सृजित करने का गुण भी होता है, मतलब एक हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें कि हर कर्मचारी को क्या मिले, कोऑपरेशन मिले और उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। तो हाँ, ये भी ज़रूरी है, और तकनीकी ज्ञान और प्रबंधकीय ज्ञान भी ज़रूरी है एक पर्यवेक्षक के लिए। तो पर्यवेक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए उपरोक्त सभी की ज़रूरत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। फिर ये पूछा गया है पर्यवेक्षक किस स्तर का प्रबंधक होता है। पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइज़र जो होता है, तो सुपरवाइज़र याद रखिए निम्न स्तर का क्या होता है, प्रबंधक होता है। तो याद रखिए यहाँ आंसर आपका उच्च नहीं होगा और मध्य भी नहीं होगा। अगर कुछ बुक में आपको मध्य मिडिल मिल जाए तो आप याद रखिए वो नहीं हो सकता मिडिल, क्योंकि पर्यवेक्षक जो होता है सुपरवाइज़र फोरमैन और लेबर जो आते हैं वो आपके लोअर लेवल में आते हैं। याद रखिए इसको, आपको हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में भी हमने आपको बताया था। प्रबंध के स्तर में भी जो निम्न स्तर का प्रबंध होता है उसमें किसको रखा जाता है, पर्यवेक्षक को रखा जाता है, क्योंकि पर्यवेक्षक प्रबंधक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि पर्यवेक्षक स्तर का प्रबंधक होता है। तो पर्यवेक्षक जो होता है वो निम्न स्तर का क्या होता है, प्रबंधक होता है। याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है। तो अभिप्रेरणा क्या है, कार्य करने के लिए शक्ति भी देता है, और अभिप्रेरणा जो है वो एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। और यह क्या है, प्रेरकों की
प्रतिक्रिया भी है, मतलब हम किसी को मोटिवेट करते हैं और फिर उसके काम में हम देख सकते हैं कि उसका मोटिवेशन के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन यह मानवीय संतुष्टि का एक कारण हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो अभिप्रेरणा की ये कोई विशेषता नहीं हुई कि ये मानवीय संतुष्टि का क्या होगा, कारण होगा। अब स्क्रीन पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्टिकुलर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और दिए गए हैं, तो वो पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन और क्या हैं वो देख लेते हैं। तो ये आगे दिया गया है, वित्तीय प्रेरणा का रूप क्या है। तो पेंशन भी वित्तीय प्रेरणा है, मतलब फाइनेंशियल मोटिवेशन है। डिविडेंड लाभांश भी फाइनेंशियल मोटिवेशन है, और मजदूरी भी आपका फाइनेंशियल मोटिवेशन है। कुल मिलाकर रुपए के रूप में मिलने वाली हर चीज़ आपका मॉनेटरी मोटिवेशन है। जो आपको नगद यानी कि पैसे के रूप में या रुपए के रूप में मिलती है वो आपकी वित्तीय अभिप्रेरणा होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पैसे के रूप में या रुपए के रूप में मिलती है, इसलिए ये तीनों क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब गैर वित्तीय प्रेरणा का रूप नहीं है। तो गैर वित्तीय प्रेरणा मतलब कौन सा रूप जो है जो फाइनेंशियल मैटर होता है। तो देखिए अवकाश का नगदीकरण लिखा है, तो नगदीकरण नगद शब्द आ गया, तो ये आपकी फाइनेंशियल मोटिवेशन है। जबकि बाकी 3 आपको दी गई हैं, पदोन्नति यानी प्रमोशन हो, कार्य संतुष्टि मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन हो, और वर्किंग कंडीशन यानी जॉब की दशाएं हों यानी वर्किंग कंडीशन कार्य की दशाएं हों। ये बाकी की तीनों जो हैं वो क्या हैं, आपकी नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है ये तीनों, जिसको हमने अंडर सर्कल किया। लेकिन ए पॉइंट आपका क्या है, फाइनेंशियल मोटिवेशन है। यही पूछा गया है कि कौन सा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं है, यानी फाइनेंशियल मोटिवेशन है। तो आपका अर्जित अवकाश का नकदीकरण जो है वो आपकी मौद्रिक अभिप्रेरणा है या वित्तीय अभिप्रेरणा है। तो 5th क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आज हमने आपको मोटिवेशन, डायरेक्शन और सुपरविज़न के बारे में ये क्वेश्चन बताए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और अभी हमारा रक्षाबंधन पर जो डिस्काउंट ऑफ़र है उसका लाभ लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें और डिस्काउंट ऑफ़र की पूर्ण जानकारी लें। हमारी ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।